Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, क्राइम एंड जस्टिस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कशन किया था, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। पिछली बार हमारे जो एक्सपर्ट लॉयर हैं एडवोकेट विनोद गंगवाल साहब, इन्होंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि इस एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं, बेल के बारे में, अरेस्ट के बारे में, क्या सेंटेंसिंग होती है और ये क्यों एक्ट जरूरी था कि SC ST ट्राइब के जो लोग हैं, जो उन पे जुल्म होते थे, उनके लिए ये प्रावधान लाया गया, ये एक्ट लाया गया और ये अमल में आया है। पर जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि हर चीज के दो पहलू होते हैं और ये एक्ट बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो इतने अच्छे ऑब्जेक्टिव से लाया गया कि पिछड़ी जाति जमात को एक सहारा देने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इसका एक मिसयूज भी काफी देखा गया है, जिसको लेकर कई आंदोलन भी हुए हैं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, बात सुप्रीम कोर्ट पे भी गई है, पार्लियामेंट भी गई है और ये पूरी हम सब जानकारी आज लेंगे कि किस तरह से इसे मिसयूज होता है और सिर्फ किस तरह से होता ही नहीं है, अगर हुआ तो आप क्या कर सकते हैं। मैं वेलकम करता हूं फिर एक बार विनोद गंगवाल साहब को, जो हमारे परमानेंट एक्सपर्ट हैं इस शो में। गंगवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जय सर, थैंक यू। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। तो जैसा मैं कह रहा था कि मिसयूज की भी जो इसमें प्रॉब्लम है, ये बात आपसे कुछ और जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मार्च में ये ऑर्डर, जब ये सब इतनी कंट्रोवर्सीज हुई थी, सब हुई थी, तो कहा था कि ये जो मिसयूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि इस कंट्री में ये एक्ट का मिसयूज हो रहा है और उन्होंने फिर बैन कर दिया था। जो शायद पिछली बार आपने बताया था कि अरेस्ट हो जाते हैं डायरेक्टली, तो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट अरेस्ट ऑफ अ पर्सन बैन कर दिया था इस एक्ट के अंडर। ये किस तरह हुआ था और क्यों हुआ था, अगर आप बताएं तो। देखिए, सबसे पहले तो इसका मिसयूज हुआ है, अपन एक सबसे मतलब कई बार देखिए इसके अंदर एट्रोसिटी एक्ट में जेडी सर आपको ये समझना पड़ेगा कि हम 2015 के, 2014 के, 2013 के, 2016 के अगर हम कन्विक्शन रेट का स्टडी करें तो लगभग 4 से 5% कन्विक्शन रेट है। और इसके अंदर तो अगर 4-5% कन्विक्शन रेट है तो मान के चलिए कि बाकी 95%, 96% तो इनोसेंट फॉल्स इम्प्लीकेशन ही थे। अब अगर एक इनोसेंट आदमी को एट्रोसिटी लगा करके अगर इसके अंदर इम्प्लीकेट कर दिया गया था तो उसकी इज्जत दांव पे लग जाती है, सोसाइटी में उसको गलत नजर से देखा जाता है क्योंकि वो तो जेल जाकर के आया। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। अरे आई एम इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, बट ये एक्ट के हिसाब से तो थोड़ा एलिगेशन लगा, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल बिकॉज इट इज बार्ड बाय सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। तो अभी करना क्या है, जो इस आदमी को लगा अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की थोड़ी मर्जी नहीं रही तो उसको तो अंदर जाना है। और होता है क्या, 99% इसके अंदर जो हमारे महाराष्ट्र की एक बात है, देखो एक रिमोट एरिया को छोड़ दीजिए जहां पर काफी छोटी बस्ती है, जहां पर पुलिस स्टेशन काफी दूर है, तो वो जगह को छोड़ दीजिए। बाकी आपको क्या ये लग रहा है कि बॉम्बे के अंदर जैसी सिटी में एट्रोसिटी के चांसेस है, ये रेयरली एंड सेल्डमली ऐसा कुछ पाया जाता है, बट मिसयूज के चांसेस है यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो दूसरा जो आपका पॉइंट था एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात है, क्या प्रोविजंस के बारे में, देखिए ये एक्ट के अंदर जो सेक्शन जो 18 की जो बार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन ऐसा बोला है कि इट इज सर्कमस्क्राइब, इट इज नॉट एब्सोल्यूट बार जी। तो एक हमारा महाराष्ट्र का ही एक जो मैं जजमेंट है मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर काशीनाथ महाजन, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन का एक जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो जजमेंट है, पहली बात तो मैं आपको ये दर्शकों को बताऊंगा कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें शेयर करी थी, है ना, कि एक तो फर्स्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट का इनोसेंट सिटीजन्स आर टर्म्ड एज एक्यूज which was not intended by the legislature. The legislature never intended to use Atrocities Act as an instrument to blackmail or personal vengeance. So Supreme Court का यह ऑब्जर्वेशन आया था।
दस सुप्रीम कोर्ट ने आगे बोला था कि दस अनलेस एक्सक्लूजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज लिमिटेड टू जीनियन केसेस एंड इनएप्लीकेबल टू केसेस जी where there was no prima facie case was made out, there would be no protection available to innocent citizen. Thus, limiting the exclusion of the anticipatory bail in such cases was essential for protection of fundamental rights of life and liberty under Article 21 of the Constitution. जी तो सुप्रीम कोर्ट के का जो फर्दर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, द present court had no hesitation in holding that exclusion of provision of anticipatory bail would not apply when no prima facie case was made out. मैं आपको ये जो इसका जो अथॉरिटी है सुभाष काशीनाथ महाजन का, जी मैं आपके दर्शकों को ये जो पैराग्राफ एक अगर आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं जी तो आप ये दिखा सकते हो, है ना, जी ये सुभाष काशीनाथ महाजन में ये सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आप ये जो डेट देखेंगे ना इस अथॉरिटी की 20/3/2018 को, जी 20/3/2018 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, ये तीन चीजें बोली थी जी कि ये पर्सनल वेंजेंस के लिए अगर इस तरीके से ब्लैकमेल करने के लिए है तो ये सब गलत था और इसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल का ऐसा कोई बार नहीं है, द कोर्ट कैन गिव द बेल। जी लेकिन इमीडिएटली इसके बाद के अंदर है ना ये जो एक हमारी महाराष्ट्र मीन्स सॉरी पार्लियामेंट ने, भारत की पार्लियामेंट ने एक एक्ट लेकर के आया इमीडिएटली आफ्टर 1 month ऑफ दिस, ये जो जजमेंट आया था उसमें ये स्पेसिफिकली बोला गया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लिया गया था उस गजट के अंदर, लेकिन ये नोटिफाइड करा गया था और ये रूल बनाए गए थे कि ये जो है कि नो मीन्स इसके अंदर आप एंटीसिपेटरी बेल दी नहीं जा सकती, इवन एनी किसी भी कोर्ट का जजमेंट है, इवन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वापस ये पार्लियामेंट ने ये सब एक्ट लेकर के आ गए, अब ये रूल बना दिया गया। तो आज की बट फिर भी कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था डॉक्टर काशीनाथ महाजन में और एक जो अदर जो जजमेंट था लेटेस्ट जजमेंट इन एरो जो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसा जो जजमेंट है उसके अंदर भी तो, लेकिन कोर्ट ने माना है कि ये जो बार आज भी महाराष्ट्र के अंदर है, हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट है, अदर हाई कोर्ट है, ये सब इसके अंदर बेल देती है क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये इस एक्ट का मिसयूज हो रहा है। इसके लिए एक जो गली निकलती है ना कि बार तो है लेकिन बार इज नॉट एब्सोल्यूट। कोर्ट को लगता है सी कैसा है कि कोर्ट भी मानते हैं कि यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, लेकिन अगर आपकी एफआईआर पढ़ी जाती है और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होते ऑफेंस के, तो कोर्ट अगर ये ओपिनियन फॉर्म करती है और आपका वकील अगर प्रॉपर आर्ग्यू करता है तो जनरली कोर्ट इसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है। गंगवार साहब आप कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है की बात कर रहे हैं ये, लेकिन आगे की बात हो गई है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब शुरुआत की बात है, ये जो अमेंडमेंट जो आपने कहा कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया अगस्त 2018 में फौरन, और ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे बाईपास किया गया है। और इसमें जो मैंने भी जो थोड़ा सा स्टडी किया इसमें ये लिखा है, साफ साफ लिखा गया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर अगेंस्ट एनी पर्सन, यानी कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द अरेस्ट, यानी बिल्कुल बहुत साफ कर दिया है। और ये कहा है कि इफ नेसेसरी, अगर if any person against whom an accusation of having committed an offence under this act has been made and no procedure other than that provided under this act of the court shall apply। और इसमें आगे ये बोल रहे हैं कि amendment rules out any provision for anticipatory bail for a person accused of atrocities against SC/ST notwithstanding any court order। Yes, that what I'm saying। इसके अंदर ये जब इसको नोटिफाइड कराया गया था कि इवन एक वर्ड यूज किया था इन स्पाइट ऑफ एनी कोर्ट्स ऑर्डर, लेकिन ऐसा है कि देखिए कोर्ट ने एक रास्ता निकाल के रखा है कि ये जो बार है बिल्कुल ठीक है बार है, लेकिन एलिगेशन है कि भाई चलो ठीक है, अगर कोर्ट का ये मानना है कि वापस इसके बाद में एक जजमेंट आया था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो कोर्ट का ये कहना है कि अगर if we consider in entirety the affair is true and allegation leveled against the accused, the offense is not made out, the offense is described under section 3 within 1। अगर ये जो offense है उसके शेड्यूल में जो दिए गए सबसेक्शंस में, अगर वो एलिगेशन ही मेड आउट नहीं होते हैं कि उसको सब चीज मान लिया जाए तो क्या बेल नहीं देना चाहिए। मतलब अगर आपके मान लीजिए कि आपके एलिगेशन सब सच्चाई है, लेकिन एलिगेशन और इंग्रेडिएंट्स अगर हम एक एक चुन के बनावे
तो अगर वही सच्चे नहीं है तो फिर बेल नहीं देना चाहिए। इसके लिए टाइम एंड अगेन कोर्ट्स रिएक्टेटेड दैट सच बार इज नॉट एब्सोल्यूट। जो कंसिडरिंग ये सुप्रीम कोर्ट के जो दो जजमेंट थे, आज भी इसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल अगर आपके काउंसिल अच्छे है, नॉलेज अच्छा है, तो और कोर्ट जनरली देखती है जी। लेकिन हाँ, अगर एट कोर्ट कम्स टू द कोर्ट फॉर्म इट्स ओपिनियन कि नहीं बाबा एट्रोसिटी हुई है, तो जी। कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करेगी। कोर्ट बहुत सीरियसली लेती है इन चीजों को, लेकिन कोर्ट देखिए क्योंकि सही है, अगर हाँ, सही में एट्रोसिटी हुई है तो बिल्कुल बिल्कुल प्रोविजन के बिल्कुल हिसाब से करना है। बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल कहना है कि यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन लेवल पे ही जो पावर दे दिया गया है कि आपको कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप फॉरेन अरेस्ट कर लें। यहाँ नहीं देखिए, नहीं, इसमें ग्लिच आपको समझना पड़ेगा। आप जो अमेंडमेंट जो लाया गया था आप उसको पढ़ेंगे, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। तो इवन सीआरपीसी तो अपने आप में बोलती है कि टू सेट लॉ इन मोशन आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एफआईआर रजिस्टर करनी होती है, तो ही आप क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकते हैं। पुलिस के पास में ऐसा कोई पावर नहीं है। तो हम कहाँ बोल रहे हैं, आप एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए, देयर इज नो एब्सोल्यूट, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एफआईआर, लेकिन पहले क्या था, एट्रोसिटी एक्ट में अगर आपको एफआईआर करने के लिए एक पैसा प्रोविजन था कि आपको इंक्वायरी करने का एक प्रावधान था। तो ये अमेंडमेंट के बाद में ऐसा आ गया कि नहीं, इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। नाउ इसके अंदर क्या होता है कि जो पहले हमको एक रूल 7 है, हमको ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसमें कौन होता है। आप जाते हो, आप एफआईआर लिखते हो, तो क्या इन्वेस्टिगेशन आपका सीनियर पीआई कर सकता है? नहीं। क्या एसएचओ कर सकता है? नहीं। क्या पुलिस सब इंस्पेक्टर कर सकता है? नहीं। तो इसके अंदर जो रूल 7 है, एट्रोसिटी एक्ट, जो रूल 95 में बनाए गए थे, ये क्या बोलते हैं, एन ऑफेंस कमिटेड अंडर द एक्ट शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना, after taking into consideration his past experience, sense of ability and justice to perceive the implication of the case। तो अभी इसके अंदर क्या है, दूसरा जो रूल क्या बोलता है कि डीएसपी लेवल की आप बात करें या फिर हमारे यहाँ पे बोले तो एसीपी लेवल पे, असिस्टेंट कमिश्नर एसीपी वहां क्या होता है, रूरल में जो होते हैं ना, वहां डीवाईएसपी जो लेवल होता है, अपने यहाँ पर जैसे नई मुंबई में कमिश्नरेट लगता है, वहां पर एसीपी लेवल का आदमी ऑफिसर या उससे बड़ा ऑफिसर कर सकता है। रूल फर्दर सेज कि द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सो अपॉइंटेड अंडर सब रूल 1, जो 7/1 है, shall complete the investigation on top priority basis within 30 days and submit the report to the superintendent of police। मीन्स एट्रोसिटी एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन है वो एक टाइम बाउंड पीरियड के अंदर ही कंप्लीट की जाएगी और उसके बाद में नहीं। तो इनको बिकॉज क्या होता है, जितना सीवियर ऑफेंस होता है जो हम जो मानते हैं उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए और विद इन टाइम बाउंड होना चाहिए। तो उसमें रूल्स क्या बोलते हैं, विद इन 30 डेज यू हैव टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। जी आप बताइए कितने केस के अंदर 30 डेज में इन्वेस्टिगेशन होती है सर? है बिल्कुल नहीं होती। हमारे सिस्टम की है एग्जैक्टली यही और ये रूल्स है। दूसरी बात है, जो रूल्स बनाए, इतने अच्छे रूल्स बनाए में आप अगर ये रूल्स आप देखेंगे ना, मैं आपको ये रूल्स भी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो रूल्स है इतने अच्छे हैं। रूल्स 3 में बताता है प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए कि आपको क्या क्या करना है। रूल्स आगे 4 में सुपरविजन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एट सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, इसके अंदर स्टेट लेवल पे कमेटी बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई गई है। मैंने आज दिन तक, मैं इतने साल हो गए, मेरे को नहीं लग रहा है कि ये वाकई रियली सुपरविजन होता है क्या। इनको एरियाज आइडेंटिफाइड करने पड़ते हैं कि कहाँ पर ये एट्रोसिटीज कमिट हो रही है, इनकी स्पेशल टीम का गठन किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नजर कुछ होता नहीं है अभी। ये बताइए कि क्योंकि आप इतने केसेस हैंडल करते हैं, ऑब्वियसली एट्रोसिटी के भी बहुत केसेस आपके पास आते हैं, दोनों साइड के हैं। ये जो हम बार बार कह रहे हैं मिसयूज होता है, अगर आप कुछ एग्जांपल्स देंगे किस तरह के ये मिसयूज होता है, किस तरह के एलिगेशंस लग जाते हैं और बेगुनाह होके भी आदमी फंस सकता है, क्या इतना आसान है मिसयूज करना?
देखिए, मैं एक सबसे पहले तो बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि मिसयूज करना एकदम आसान है और इसका मिसयूज बार बार होता है। जो सेक्शन एक जो 3 विद इन 1 जो हमने पहले भी आपसे डिस्कशन करी थी, 3 विद इन 1 विद इन आर हम पढ़ेंगे तो वो एक ऑफेंस है। अब वो पहले एक बार तो हम पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं और मैं आपके दर्शकों को पूरा बताऊंगा कि इसका मिसयूज कैसे हो जाता है। अब मान लीजिए कि हम सेक्शन 3 पढ़ते हैं और मैं आपको जो आज की देखिए सबसे पहले तो मैं सेक्शन है ना एक शेयर करूंगा, अगर आपको दिखा सकते हैं जी ये आपकी स्क्रीन पर देखिए सेक्शन आ रही होगी। जी तो ये जो सेक्शन 3 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेक्शन 3 पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस एट्रोसिटी जो चैप्टर 2 में जो बताई जा रही है। जी अब इसके अंदर एक सेक्शन है, हम देखें आर देखेंगे, whoever intentionally insult, intimidates with intent to humiliate a member of a scheduled caste or a scheduled tribes in जी any place within public view, जी abuses any member of a scheduled caste or scheduled tribe by caste name in any place within public view। जी तो अभी इंग्रेडिएंट्स में क्या बोलना है कि आपने इनको गाली निकाल दी, एंड देयर इज अ वन विटनेस, जी पब्लिक व्यू। जी अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स में बन गए तो आपका ये ऑफेंस हो गया, राइट है ना। तो मैं आज आपको ऑफेंस की ये दोनों चीज बताऊंगा कि इसके कैसे मिसयूज होते हैं। अब मान लीजिए किसी को किसी से दुश्मनी निकालनी, किसी पॉलिटिशियन को या किसी से दुश्मनी निकालनी है और वो किसी को बोलता है भैया यार तू तो खाली बोल दे ए फला फला के सामने खाली बोल दे कि त्याने मला जातीयवाचिक शिवाळे केली म्हणून तक्रार, दैट्स इट। और पॉलिटिशियन की मान लीजिए पुलिस की अच्छी इन्फ्लुएंस है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। कई केस में तो ऐसा होता है कि वो स्पॉट के ऊपर एक्यूज रहता ही नहीं है और एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है साहब, ऐसा देखा गया है, जी कई इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसा आया है। जी तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि इसका हर केस में ही मिसयूज होता है, बिल्कुल जीनियन केस होते हैं और इसमें एफआईआर जीनियन की जाती है, कन्विक्शन भी लगे हैं, सजा भी लगे हैं, 5% लोग को सजा लगी है, 6% लोग को सजा लगी है, बट व्हाट अबाउट दोज 95%? तो एक सिंपल इंग्रेडिएंट्स बना दिया गया जो मैंने अभी आपको ये पढ़ के बताया गया कि इंटेंशनली इंसल्ट और इंटिमिडेट्स विद इंटेंशन टू ह्यूमिलेट, और खाली एक बोल दिया क्या कि मेरे को कास्ट के नाम पर गाली निकाली, और आप कितने बड़े आदमी हो, आप कितने ही इनोसेंट आदमी हो, आप कितने ही जर्नलिस्ट हो, आप कितने ही सोशल एक्टिविस्ट हो, आपका कितना ही अच्छा नाम हो, आपके पास में जेल जाने के अलावा अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एंटिसिपेटरी बेल मिली, अदरवाइज तो अंदर जाना ही पड़ता है। पर जनरली क्या होता है 3-4 महीना अंदर जाके आएगा, आपकी रेपुटेशन तो खत्म हो गई। तो इसके लिए टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो 12, तो अभी जो आप ये बता रहे थे कि मिसयूज है, अब ये तो 3 इंग्रेडिएंट्स बनाना कि भैया इसने मेरे को गाली निकाली और आपके पास में एक गवाह स्पॉट पे खड़ा है, उसने देखा और बोल दिया कि यस आई हैव सीन, एफआईआर हो गई। अब आप तो भागते रहो एंटिसिपेटरी बेल के लिए, और बेल लेने के चार्जेज, वकील है, ये भी काफी सब स्पेशल एक्ट के कॉस्टली होते हैं, क्योंकि और इसके अंदर 7-8 दिन लग जाते हैं, तब तक आदमी लटकता रहता है, काफी झूलता रहता है, पैसे खर्च हो जाते हैं, मेंटल हरासमेंट होता है, पुलिस के भागना पड़ता है उसको। तो ये सब जो गलत है, तो इसका प्रोविजन का मिसयूज ज्यादा हो रहा है। और जीनियन केसों में जहां होना चाहिए, मैं उसको कोई बात नहीं बोलता हूँ, जहां होना चाहिए वहां होना चाहिए, बट जब मिसयूज होता है वहां नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। सरकार को इस दशा के अंदर एक बिल्कुल कदम उठाने चाहिए कि इसका मिसयूज रोका जाए। जी। तो अगर जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि किसी को सिर्फ इसी बेसिस पे कि भाई इन्होंने मुझे इस तरह से कहा और ये कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, अरेस्ट हो जाते हैं, ऐसे में अगर सही मानों में इनोसेंट है, अगर नहीं है, उसने ऐसा किया है, तो जैसे कि आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि सजा तो होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया, उसे फंसाया गया है, तो ऐसे में जब ये एक्ट इतना स्ट्रांग है, ऐसे में एक इनोसेंट आदमी क्या करे? देखिए, इनोसेंट आदमी अगर रहे तो मैं सबसे पहले तो जेडी सर आपके दर्शकों को एक है ना ये सूचना देना चाहता हूं कि इस मैटर में कैसे हैंडल करना चाहिए। जनरली आप पे अगर अट्रोसिटी लगने वाली होती है या आपको ऐसा आभास हो जाए कि यार मेरा फॉल्स इम्प्लीकेशन हो सकता है या फला फला आदमी तो मेरे को इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको देखिए एक आभास हो जाता है, तो आप सबसे पहले तो आप पहले ही अपने पूर्वाभास का जो कंसर्न एसीपी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कंसर्न एरिया में होते हैं, आप उनको इन्फॉर्म करिए
कि सर मेरे को ऐसा लाइक्लीहुड है कि मैं फॉल्स इम्प्लीकेशन फला फला आदमी के द्वारा हो सकता है, तो वो क्या ये लोग वॉच करेंगे। और कुछ है तो आपके पास में कोर्ट में दिखाने को भी एक प्रूफ रहेंगे, देखो मैंने पहली एप्रीहेंशन बताया था, वो दशा में आपकी बेल हो सकती है। जी दूसरी बात है कि आप प्रॉपर अगर समझो आप पे एट्रोसिटी लग भी गई है तो ठीक है, आप सबसे पहले तो देखिए आपको एक सीधा सा प्रोविजन है एंटिसिपेटरी बेल का है। तो मैं आज फिर वापस आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बार है सेक्शन 18 की, इसके अंदर एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है, बट बार इज सर्कमस्क्राइब, बार इज नॉट एब्सोल्यूट। आप जाइए, आप सेशंस कोर्ट में यानी स्पेशल कोर्ट जो इनकी होती है वहां पर आप एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करिए। आपका केस में अगर आपके एफआईआर में इंग्रेडिएंट्स मेट आउट अगर समझ लिए कि नहीं होते तो आपको बेल का चांस है, शायद आपको बेल मिल जाए। तीसरी बात है, ये जो पब्लिक व्यू की जनरली जो सेक्शन 3 विदिन 1 विदिन आर जो लगाई जाती है, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर ये जो वर्ड यूज किया गया है कि पब्लिक व्यू, प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, तो अगर जनरली पब्लिक व्यू क्या होता है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉल्स इंप्लीकेशन होते हैं वहां पर कई 90% केसों में ऐसा देखा गया कि पब्लिक व्यू होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो गुपचुप में काम किया जाता है। तो अभी मान लीजिए कि पब्लिक व्यू और पब्लिक प्लेस का एक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। पब्लिक प्लेस में भी पब्लिक व्यू नहीं होता है। ओके और पब्लिक, आप ये चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए पब्लिक प्लेस है, वहां एक्यूज खड़ा है और एलिगेशन लगाने वाला खड़ा है, ये दो ही जन है और चौथा पांचवा पब्लिक है ही नहीं वहां पर, जी और एक उसी का विटनेस लेकर के आता है। तो दैट इज नॉट द पब्लिक व्यू, क्योंकि पब्लिक देखने के लिए नहीं है। जी एक कमिश्नर की चैम्बर है, अगर ये ऑफेंस कोई बोले SC/ST एक्ट के तहत अगर कोई इम्प्लीकेट करना चाहता है और एक कमिश्नर की चैम्बर है, वहां पर जाकर के बोले कि भैया इसने मेरे को गालियां निकाली है, दैट प्लेस इज नॉट अंडर पब्लिक व्यू, क्योंकि पब्लिक तो है ही नहीं वहां पर। जी लेकिन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपके घर में है, आप गेट पे खड़े हैं और आप उसको किसी भी दलित को आप गाली निकालते हो उसकी कास्ट के नाम पर, और पड़ोसियों ने देख लिया, जी पड़ोसी ने देख लिया, नेबर ने देख लिया, सो दिस कम्स अंडर परव्यू ऑफ पब्लिक व्यू, क्योंकि जगह तो आपकी है लेकिन पब्लिक ने देख लिया। ये चीज के इंग्रेडिएंट्स है आपको। दूसरी बात है कि जनरली इसके अंदर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, जो अगर फॉल्स इंप्लीकेशन होता है तो ये लोग क्या करते हैं, भाई चलो ठीक है, गवाह इनके रहते हैं, एक दो विटनेस लेकर के आ जाते हैं, और विटनेस लेकर के आते हैं तो आपको ये भी देखना है कि किस तरीके के विटनेस है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन अगर आप एक जागरूक हो, आप अपनी ग्रीवेंस पहले से ही जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बता देते हो, आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में उनको मेल करते हो, बाबा देखिए मेरा फॉल्स इम्प्लीकेशन है, और आप पहले से ही एक उनको एक अपना केस प्रॉपर वे में पुट अप करते हो, प्रॉपर आप काउंसिल हायर करते हो, तो आपको बेल के चांसेस है, बेल हो जाती है। और एक बार बेल हो जाती है तो मान के चलिए, आजकल मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजकल क्या होता है, जनरली ऐसा देखा गया है कि न तो प्रोसिक्यूशन को केस चलाने में इंटरेस्ट है, न जो केस करता उसको, उनको खाली बेल स्टॉप करने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि इसकी बेल रिजेक्ट हो जाए और ये आदमी 2-3 महीना अंदर चला जाए, मैटर खत्म बाबा। समझ रहे मेरी बात? तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सामने वाले आदमी दब जाता है इज्जत का, और ये क्यों लगाया जाता है आपको समझना पड़ेगा। इस तरीके के जो केस है क्यों बनाए जाने हैं कि टू रेक पर्सनल वेंजेंस, कि कोई पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट आगे बढ़ रहा है ये रीजंस होते हैं, कोई बिजनेस राइवलरी होती है, कोई लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं। तो इस तरीके के मैटर्स के अंदर ये फॉल्स इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। कई केसों में, कई जजमेंट्स में आप देखेंगे कि मैनेज करके भी ये इस तरीके के केस लगवाए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का डाइवर्जन होता है, ये जो असल मुद्दा है वो छोड़ के भाई इसमें लगा दो। एग्जैक्टली क्या होता है कि अभी उनको समझो किसी पॉलिटिशियन को किसी को काम पे लगाना है या उसको एक दुश्मनी निकालनी है या इम्प्लीकेट करना है, तो ये डाइवर्जन है, भैया इसके ऊपर एक केस फाइल कर दो, या तो चुप बैठ जाएगा या जेल में चला जाएगा। होता है क्या? तो ऐसा होता है, हर केस में नहीं होता, देयर कैन बी जीनियन केसेस, लेकिन अगर आप कन्विक्शन रेट 5% 7% इतना है तो बाकी के लोगों का क्या है, उनकी बहुत हालत खराब होती है, बेल लेने में लाखों रुपए लग जाता है, उसके बाद के अंदर पूरी फैमिली तकलीफ में आती है। कई केसेस में बच्चों की स्टडी नहीं हो पाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा है कि काफी प्रॉब्लम्स होती है, बट इनके वेज आउट है। अभी जो है एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर में क्लियर है। तो जेडी सर, आप क्या देख रहे हैं कि ये ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया
और फिर बाद में पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया है, नया अमेंडमेंट लेके आके, क्या ये ओवरऑल एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात हो जाती है? देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर काशीनाथ महाजन में जो 2018 के अंदर जजमेंट आया था, इतना अच्छा जजमेंट है, मैंने आपको शेयर भी किया, मैं आपको उसकी पीडीएफ भी शेयर करूंगा, आप उस जजमेंट को देखिए, बहुत अच्छा जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ये बार है, सर्कमस्क्राइब्ड है और पूरे रास्ते बताए, और इसका मिसयूज होता है, लोग ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं, मिसयूज करते हैं। लेकिन उसके बाद में ये जो अमेंडमेंट लेकर के आई थी गवर्नमेंट ने, अभी जब गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर के आई है तो सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंद गए, और उन्होंने क्लियरली लिया है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, मतलब उन्होंने ऐसा, बट फिर भी देखिए, कोर्ट का एक जो दिमाग होता है ना, जो कोर्ट का जो व्यूज होता है ना, उनको एक ही देखना होता है कि हमें जस्टिस करना है। तो एक मैक्सिम है, जस्टिस शुड बी डन इवन इफ द हेवन फॉल्स। तो जजों को तो यही देखना है, जस्टिस करना है। तो जब जजों को ये जस्टिस को ये लगता है कि यार ये ठीक है, लॉ है, लेकिन मुझे तो जस्टिस करना, तो बिटवीन द लाइंस रीड करते हो कि बाबा, उनको सब पता चल जाता है, एफआईआर पढ़ के जज को, वकील को, जो लर्नेड लोग हैं, इनको पता चल जाता है कि ये वेदर द मोमेंट जज एफआईआर देखते हैं, चार्जशीट देखते हैं, उनको आइडिया आ जाता है कि फॉल्स इम्प्लीकेशन है या क्या, बिटवीन द लाइंस इनको सब पता रहती है। तो जो जीनियन केसेस में है, उनको जीनियन उस ढंग से हैंडल किया जाता है, और जहां उनको लगता है कि प्रॉब्लम है, उन लोगों में ये बेल ग्रांट नहीं करते हैं या अदर उनको कन्विक्शन लग जाते हैं। अग्रवाल साहब, ये जो अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने लेके आई थी, क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया है या कुछ इस तरह के पिल वगैरह है? नहीं, कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और एक मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। कई बार कुछ रीजन से ऐसा है, एक पीआईएल फाइल हुई थी, मैं इसका एक डिस्कस करेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट के व्यूज अभी वापस जो एक जो जजमेंट आया था उसमें भी, इवन आफ्टर दिस अमेंडमेंट, मैं आपको एक जजमेंट भी शेयर कर देता हूँ, मेरे को पृथ्वीराज चौहान करके एक लेटेस्ट जजमेंट आया था, तो वो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के व्यूज काफी क्लियर है, और बहुत अच्छे व्यूज क्लियर है कि अगर ये जो पृथ्वीराज चौहान में क्लियर था सुप्रीम कोर्ट की, अगर बार इज नॉट एब्सोल्यूट, बार इज सर्कमस्क्राइब, अगर कोर्ट को ये लगे कि एट्रोसिटी कमिट नहीं हुई है, तो इन दैट केसेस बेल कैन बी ग्रांटेड, और ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए इंक्वायरी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी शुरू से पहले ही उनका ये ओपिनियन था कि इवन टू सेट लॉ इन मोशन, इवन सीआरपीसी 154 इज वेरी क्लियर। देखो, एफआईआर करने में आप क्या करते हो, कोई आदमी का एलिगेशन लगाता है तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। अब पुलिस के पास में दो ऑप्शन होते हैं, अगर उसको लगे कि यार ये चीजें सही है और ये एट्रोसिटी कमिट हुई है, तो वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल कर दो। और अगर पुलिस को ये लगे कि एट्रोसिटी कमिट नहीं हुई है, या ऑफेंस, आप एट्रोसिटी छोड़ दी है, यानी क्रिमिनल ऑफेंस कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप 169 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दो, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो चार्जशीट फाइल करना और क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के बीच की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, और इसके अंदर जो एक्यूज है या जो इनोसेंट आदमी है, ये अटक जाता है। बेल के लिए समझ लीजिए दौड़े दौड़े उसकी काफी हालत खराब हो जाती है इस प्रकार के केसों में। जेडी सर जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से गंगवाल साहब आपने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में इसके विभिन्न जो प्रावधान है वो समझाया, बहुत साफ है। एक्ट बहुत जरूरी था क्योंकि जो हमारा हिस्ट्री रही है उसमें ये पिछड़ी जाति लोग एग्जैक्टली उन्हें संभालना बहुत जरूरी था। हम मॉडर्न ईरा में आ रहे हैं, वो सब चीजें कंटिन्यू नहीं हो सकती, इसलिए एक डिटरेंट भी था, ये एक एक्शन भी था, और कोई दो राय नहीं कि एक्ट की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ही लोग हैं जो इसे मिसयूज कर रहे हैं, और कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है जो मिसयूज कर रही है। जैसा आपने बताया, कोई भी कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, वो करके हम किसी का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। इन बातों पे थोड़ा ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है मेरे ख्याल से अथॉरिटीज को, कि ये बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है। लॉ, जैसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि कोई इनोसेंट को सजा नहीं देता है और ना देना चाहता है, ये सबसे बेसिक बात है। एंड इनोसेंट अल्टिल प्रूवन गिल्टी की बात होती है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया गंगवाल साहब कि आपने दोनों साइड के हमें व्यूज दिए, क्या प्रावधान है और किस तरह से इसका गलत इस्तेमाल होता है। हम ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्राइम एंड जस्टिस में हमारे व्यूअर्स से हम कहना चाहेंगे कि हम लगातार आपके लिए इसी तरह के टॉपिक्स लाते रहेंगे जो आम आदमी को छू जाते हैं,
और जो उन्हें कंसर्न करते हैं। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.